हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला में ज्योग्राफी के सेक्शन में हम लोग आज पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियां, मोशन ऑफ द अर्थ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी दो तरह की गतियां करती है। एक होता है घूर्णन, जिसे कहते हैं हम लोग रोटेशन, और दूसरा होता है रेवोल्यूशन, जिसे कहते हैं हम लोग परिक्रमण गति। तो रोटेशन और घूर्णन, आपका जो रोटेशन या घूर्णन है वो क्या होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर गोल सा घूमते रहती है। अपने अक्ष पर जो घूमती है दैट इज कॉल्ड रोटेशन। और दूसरा जो है वो, मान लो ये सन है और ये पृथ्वी है, तो इस सन के चारों ओर पृथ्वी जो मूव करेगी, सन के चारों ओर जो पृथ्वी मूव करेगी, इसे हम लोग कहते हैं परिक्रमण या रिवोल्यूशन। तो दो तरह की गतियां पृथ्वी करती है। दोनों प्रकार के गतियों के कारण पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है ये हम लोग समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे हम लोग घूर्णन को, यानी कि रोटेशन के कारण क्या क्या फर्क पड़ेगा हमारे जीवन पे या कहो पृथ्वी पर। तो रोटेशन के कारण जो पहला प्रभाव होता है पृथ्वी पर वो होता है दिन और रात का होना। दिन और रात का होना मीन्स क्या है कि जब मान लो कि ये सन है, आपका ब्लैक पेन सन है और ये अर्थ है, तो अगर ये मूव कर रही है अर्थ अपने एक्सिस पर चारों ओर, तो कोई एक पोर्शन होगा जो सन के सामने होगा और एक ऐसा पोर्शन होगा जो सन के पीछे होगा। तो जो सन के पीछे है, जिस पर सन का लाइट नहीं पहुंच पा रहा है, वहां रात हो गई, और जिस पर लाइट पड़ रहा है वो दिन हो गया। तो दिन और रात का होना जो है वो घूर्णन गति के कारण ही संभव है। दूसरा अगर हम पॉइंट बात करें इसमें, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा। टाइम पीरियड मीन्स क्या हुआ कि अर्थ को अपने एक्सिस पर एक पूरा चक्कर लगाने में टोटल कितना टाइम लगता है। तो वो टाइम जो होता है वो होता है 23 घंटा और 56 मिनट का, जिसे हम लोग अप्रोक्सीमेटली कहते हैं 24 घंटे का टाइम पीरियड होता है। अगर एक्यूरेट में पूछा गया कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन, तो वो रहेगा आपका 23 घंटा 56 मिनट, कुछ सेकेंड्स भी होता है, बट 23 घंटा 56 मिनट आपका टाइम पीरियड है। और अप्रोक्स में हम लोग इसे कहते हैं 24 घंटा। घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहा जाता है, क्योंकि दिन रात या डेली ये एक पूरे दिन में ये एक चक्कर लगा लेता है, इसलिए इसे दैनिक गति भी कहा जाता है। याद रखना एक और पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि दिन या रात का लंबाई पर फर्क पड़ना। मतलब मान लो कभी दिन आपका ज्यादा लंबा होता है, कभी रात आपकी लंबी होती है, तो दिन और रात के लंबाई को घूर्णन गति से कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या हुआ कि घूर्णन गति के कारण दिन और रात के लंबाइयों का बढ़ना या घटना संभव नहीं होता है। दिन या रात के लंबाई का कारण जो है वो है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुके रहना। ध्यान देना इस पॉइंट को, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिन रात का जो लंबाई होगा वो उस लंबाई का जो कारण है वो कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुके रहना है, ना कि रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण ये होगा। तो ये पॉइंट आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लगातार ये आपके क्वेश्चंस में आता रहता है। तो ये हुआ आपका घूर्णन। वैसे ही समझेंगे हम लोग परिक्रमण को। जैसा हमने बताया कि मान लो ये सन है आपका, तो इसके चारों ओर पृथ्वी जो है वो मूव कर रही है। जब सन के चारों ओर पृथ्वी मूव कर रही है तो ऐसा पोजीशन भी आएगा जब सन के पृथ्वी बहुत कोई पोर्शन नजदीक होगा, कोई पोर्शन सन से दूर होगा। यानी प्रकाश, जो सन का प्रकाश है, जो सूरज का प्रकाश है, उसे उस पृथ्वी तक पहुंचने में कहीं पर कम समय लगेगा, कहीं पर ज्यादा समय लगेगा। और जब इस तरह का चीजें होनी शुरू होंगी तो होगा क्या कि आपके पृथ्वी पर मौसम का परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि परिक्रमण के कारण, जिस प्रकार से घूर्णन के कारण दिन रात का होना था, वैसे ही हम कह सकते हैं परिक्रमण के कारण मौसम परिवर्तन पृथ्वी पर होना संभव है। मौसम का परिवर्तन होना जो पृथ्वी पर होता है वो परिक्रमण गति के कारण हो सकता है। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें टाइम पीरियड का, तो जो टाइम पीरियड होता है, एक पूरा चक्कर सन का लगाने में जो समय लगा पृथ्वी को, वो होता है
365 दिन और 6 आवर्स, ये आपका टाइम पीरियड है कि पृथ्वी को सन का एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगा वो होता है 365 दिन और 6 घंटे। यही 6 घंटे 4 साल में काउंट होता होता जुटता 24 घंटा हो जाता है और आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है, दैट इज कॉल्ड लीप ईयर, जिसमें आपका जो साल होता है वो 366 दिन का होता है। तो ये हो गया इसका टाइम पीरियड कि कितने दिनों में ये सन का एक चक्कर लगाएगा। तो आपको यहां से इतना दिमाग में बिठा कर रखना है कि घूर्णन से दिन और रात होता है और परिक्रमण के कारण मौसम का परिवर्तन होता है और दिन रात के लंबाई का जो घटना या बढ़ना है वो पृथ्वी के अक्ष पर झुके रहने के वजह से होता है। तो जो परिक्रमण गति होती है, जो हम लोग नाम दिए परिक्रमण गति, मतलब क्या हुआ, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना, वो उसके घूमने के क्रम में 4 फेज वो आता है। 4 फेज क्या आता है, 4 डेट आता है जिस दिन हम लोग कहते हैं, एक होता है विषुव, एक होता है संक्रांति। विषुव कहलाया यूनिनॉक्स और संक्रांति कहलाया सोलिस्टिस। तो विषुव की घटना जो है वो साल में 2 बार होगी, एक कहलाता है बसंत विषुव 21 मार्च को, एक होता है शरद विषुव जो होता है 23 सितंबर को। वैसे ही संक्रांति की घटना 2 बार होती है, एक होता है कर्क संक्रांति और एक होता है मकर संक्रांति। कर्क संक्रांति आपका होता है 21 जून को और मकर संक्रांति होता है आपका 22 दिसंबर को। ध्यान से समझना, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले समझेंगे कि ये होता क्या है। विषुव या यूनिनॉक्स का मतलब क्या होता है कि जब अर्थ सन के चारों ओर मूव कर रही है, तो मूव करने में आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी का कुछ टॉपिक दिमाग में बिठा कर रखना है, कॉन्सेप्ट को यहां पर। जैसे मान लो ये हमारा अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा इक्वेटर जिसे हम लोग कहेंगे भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इस नाम से हम लोग जानते हैं। तो एक भूमध्य रेखा हुआ जो पूरे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को हम लोग कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। तो 2 गोलार्ध में पृथ्वी बट गई। अब इससे 23.5 डिग्री के एंगल पर हम लोग एक लाइन यहां बनाते हैं और एक लाइन यहां बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कर्क रेखा। यह कहलाता है मकर रेखा, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यह है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इस तरीके से अर्थ का जो बांटा गया है वो हम लोग देख लिए। अब समझो इसका इससे और इस डेट से क्या मतलब है। जब अर्थ सन के चारों ओर मूव करती है, और हम जानते हैं कि अर्थ अपने अक्ष पर झुकी हुई भी है, वो अपने एक्सिस पर रोटेशन भी कर रही है, तो जो पोजीशन होता है सन का, जो सन का पोजीशन होता है, और सन भी हमारा मूव कर रहा है, तो इस पोजीशन में सन का पोजीशन से हम लोग इसको मिलाते हैं। मतलब क्या हुआ कि ऐसा एक समय आएगा जब सन जो होगा वो विषुवत रेखा यानी इक्वेटर के पैरेलल होगा। तो ये एक पोजीशन हो सकता है। दूसरा पोजीशन जो होता है, सन जो मूव करता है, तो या तो ये मूव करते 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 पहुंचेगा आपका कर्क रेखा के आसपास, और एक बार ये मूव करते हुए पहुंचेगा मकर रेखा के आसपास। इससे ऊपर सन नहीं जाएगा और इससे नीचे सन नहीं जाएगा। यानी सन का जो पोजीशन है, जो सूर्य का पोजीशन है, वो पृथ्वी के सापेक्ष में जब परिक्रमण हो रहा है, तो सन जो है वो ऊपर नीचे जो होगा, तो वो नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक मूव करेगा। और इसी पोजीशन से हम इस 4 डेट को निकालते हैं। जैसे पहला पोजीशन हम लोग ले विषुव, यूनिनॉक्स का पोजीशन क्या होता है। यूनिनॉक्स का पोजीशन हुआ कि जब सन का लाइट सूर्य और विषुवत रेखा दोनों एक सीध में आ जाए, जब सूरज और पृथ्वी में विषुवत रेखा एक सीध में आ जाए, तो जब एक सीध में आएगा तो क्या होगा, यानी सूर्य से जो प्रकाश मिल रही है पृथ्वी को, वो विषुवत रेखा पर मिल रही है। मतलब क्या हुआ, दोनों पार्ट को बराबर मिल रही है। इस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि आपका दिन
और रात दोनों बराबर होगा। क्या होगा? दिन और रात दोनों बराबर होगा। इस पोजीशन में जो डेट आता है 21 मार्च को, उसके बाद फिर सन मूव करते हुए जब जाती है तो एक ऐसा पोजीशन आएगा यानी यहां से क्या हो रहा है, सन जो है ऊपर की ओर ऊपर उठना शुरू किया। तो ऊपर जब सन उठना शुरू करेगा तो सूरज ऊपर उठते उठते कहां जा रहा है? कर्क रेखा की ओर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध की ओर सन बढ़ रहा है। तो सन जो हमारा सूर्य बढ़ रहा है उत्तरी गोलार्ध की ओर, और उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ते हुए वो कहां तक जाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, यानी कि वो पहुंचेगा कर्क रेखा तक। तो एक पोजीशन ऐसा आएगा जब कर्क रेखा पर ही सन का लाइट मैक्सिमम पड़ना शुरू हो जाएगा। यानी कि क्या हुआ? उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं हम, जो दक्षिणी गोलार्ध की बात नहीं कर रहे, क्योंकि सन जो मूव किया उत्तरी गोलार्ध की ओर, ऊपर की ओर सूर्य मूव किया, तो ऊपर मूव करते हुए उत्तरी गोलार्ध में वो जो पहुंचेगा, जो मैच करेगा वो लाइन या परपेंडिकुलर हो जाएगा कर्क रेखा पर सन का लाइट, वो पहुंचेगा आपका 21 जून को। यानी कि अब समझो यहां पर दोनों कॉन्सेप्ट को, उत्तरी और साउदर्न, नॉर्थ और साउथ में क्या फर्क पड़ेगा, ध्यान से समझो। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा कि सन का लाइट मैक्सिमम पड़ रहा है कर्क रेखा पर। इसको ऐसे समझो, हम लोग समझेंगे कि भारत को लेके समझो, कि अपने देश को लेकर समझेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। कि मान लो हमारा इंडिया जो है वो इस पोजीशन पर है, यानी कि हमारा भारत कर्क रेखा पर लाई किया हुआ है। तो मींस क्या हुआ? कर्क रेखा पर है, यानी उत्तरी गोलार्ध में भारत है। तो आप बताओ कि 21 जून को भारत में क्या होगा? ऑब्वियसली सन का जो पूरा रोशनी है या पूरा उष्मा है वो भारत पर पड़ रही है, यानी भारत के सीध में आ गई है। तो भारत में क्या होगा उस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम रहेगा, और उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम रहेगा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो मकर रेखा है वो पीछे रहेगी। तो वहां पर सन का लाइट इसके मुकाबले बहुत कम मिलेगा, जिस कारण से साउदर्न में क्या होगा? ठंड का मौसम मिलेगा। ये आपका एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट समझो, उत्तरी गोलार्ध में अगर अगला कॉन्सेप्ट की बात करें, 21 जून को मैक्सिमम सनलाइट वहां पे मिल रहा है, यानी कि दिन का जो लंबाई होगा, जो दिन का लंबाई होगा वो मैक्सिमम होगा। यानी इस केस में दिन की लंबाई जो होगी उत्तरी गोलार्ध में वो अधिकतम होगी, वो मैक्सिमम होगी। वैसे ही साउदर्न की ओर बात करें तो रात की लंबाई होगी वो अपने अधिकतम पर होगी। यानी आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम दिन का सबसे लंबा दिन कब होगा, तो उत्तरी गोलार्ध के लिए सबसे लंबा दिन जो होगा वो होगा 21 जून के लिए, और दक्षिणी गोलार्ध के लिए सबसे लंबी रात जो होगी वो होगी 21 जून को। तो ये एक कॉन्सेप्ट यहां पे आया आपका परिभ्रमण के कारण, कि जब 4 फेज आता है तो सेकंड फेज की स्थिति में आपको ये दिखेगा। वैसे ही अब जब सूर्य आपका कर्क रेखा पर पहुंच गया तो अब यहां से सन क्या होगा? लौटना शुरू करेगा नीचे की ओर। अब सन नीचे की ओर सूर्य आपका आना शुरू होगा, और आते आते फाइनली फिर एक पोजीशन मिलेगा जब वो विषुवत रेखा के सीध में रहेगी। यानी फिर से हमें एक यूरिनॉक्स मिलेगा, एक विषुव मिलेगा, जिसे हम लोग कहते हैं शरद विषुव, जो मिलता है आपको 23 सितंबर को। क्या हुआ? भारत को लेकर सोचो फिर से, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य था, अब उत्तरी गोलार्ध से धीरे धीरे सूर्य नीचे भूमध्य रेखा की ओर जाना शुरू हुआ। यानी भारत में गर्मी यहां पर इस 21 मार्च से लेके 21 जून तक आपका जो गर्मी है वो तेजी से बढ़ेगा, और यहां से भारत में गर्मी का घटना शुरू होगा। यानी उत्तरी गोलार्ध में गर्मी कम होते चली जाएगी, वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में ठंड जो है वो कम होते चली जाएगी। और फाइनली फिर से यहां पे आ गए हम लोग बराबर वाले पोजीशन में, दिन और रात फिर से बराबर होगा। यानी इस समय में ना ठंड लगेगी ना गर्मी होगा। तो ये पोजीशन भारत में आया फिर से 23 सितंबर को। तो उत्तरी गोलार्ध में 23 सितंबर को और दक्षिणी गोलार्ध में भी 23 सितंबर को आपको बराबर का दिन और रात मिलेगा। तो इस पोजीशन पे जब आया, फिर से सन आ गया हमारा फिर से विषुवत रेखा पे। इसके बाद क्या होगा? सन अब नीचे की ओर जाना शुरू करेगा मकर रेखा पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। तो जब मकर रेखा पर जाना शुरू होगा, इस पोजीशन से मूव करते हुए हम पहुंचे अब 22 दिसंबर को। जब 22 दिसंबर आएगा तो मकर रेखा के
परपेंडिकुलर सन का लाइट पड़ना शुरू हो गया। अब क्या होगा सोचो, यहां पर नॉर्थ और साउदर्न हेमिस्फीयर पर क्या फर्क पड़ेगा। तो साउदर्न नॉर्थ पर क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि सन का लाइट जो है अब मैक्सिमम कहां पर गिर रहा है, मकर रेखा पर, यानी मकर रेखा पर पड़ रहा है, मैं साउदर्न पर पड़ रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में सन का लाइट गया, मींस दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगा और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, ठंड होगा। मैक्सिमम आपका ठंड उत्तरी गोलार्ध में 25 तारीख को होगा, 22 दिसंबर को होगा, और साउदर्न में गर्मी जो होगा उस समय वो टॉप पर रहेगा 22 दिसंबर को। वैसे ही सबसे लंबी रात की लंबाई जो होगी नॉर्दर्न में वो अधिकतम होगी, वहीं यहां आपका दिन की लंबाई जो होगी वो अधिकतम होगी। तो इस तरीके से सन जो है वो मूव करता हुआ पहुंचेगा मकर रेखा पर। अब जब फिर से मकर रेखा पर सन आ गया, अब यहां से सन फिर वापस ऊपर की ओर चढ़ना शुरू होगा और फिर मूव करते करते आ जाएगा विषुवत रेखा के सीध में। अब भारत के दृष्टिकोण से समझो भारत का मौसम कैसा होगा। भारत का मौसम यहां से शुरू करते हैं 21 मार्च के। 21 मार्च का समय जब था तो ना ठंड था ना गर्मी था, कुछ नहीं था, और यहां से सन जो है वो मूव करना शुरू किया भारत की ओर, यानी उत्तरी गोलार्ध की ओर मूव करना शुरू हुआ। तो भारत में धीरे धीरे 21 मार्च से गर्मी बढ़ना शुरू होगा और गर्मी बढ़ते बढ़ते 21 जून को फाइनली मैक्सिमम गर्मी करनी चाहिए। अब फिर 21 जून के बाद सन का मूवमेंट आना शुरू हुआ नीचे की ओर, यानी कि विषुवत रेखा की ओर। तो भारत में गर्मी यहां से घटना शुरू होगी और घटते 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 कहां पहुंचेगी, बराबर पर। पहले गर्मी और ठंडा दोनों बराबर, मतलब ना आपको गर्मी लग रही ना आपको ठंडा लग रहा है। तो फाइनली पहुंचे हम 23 सितंबर को। 23 सितंबर के बाद सन का मूवमेंट चला गया दक्षिणी गोलार्ध में, यानी भारत की ओर कम उष्मा कम प्रकाश प्राप्त हो रहा है, यानी भारत में 23 सितंबर से ठंड का बढ़ना शुरू हुआ और ठंड बढ़ते बढ़ते 22 दिसंबर जब हम पहुंचे तो मैक्सिमम ठंड प्राप्त हुआ। अब फिर यहां के बाद से फिर से सन का मूवमेंट हो गया उत्तरी गोलार्ध यानी विषुवत रेखा की ओर, फिर बराबर पर हम लोग पहुंचेंगे। इसी प्रकार ये मूवमेंट लगातार 365 दिन में पूरा होता है। तो ये था आपका परिभ्रमण का 4 फेज। डिफिनेशन सबका याद रखना है, सबका डेट याद रखना है। डेट उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, तो याद हो ही जाएगा ये आपको। तो ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट देगा मौसम के परिवर्तन का। तो इससे आप कह सकते हो कि परिभ्रमण काल के कारण ही पृथ्वी पर मौसम चेंज करता रहता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अपसौर और उपसौर को। तो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग समझेंगे उपसौर, जिसे कहा जाता है पेरीहेलियन, और अपसौर जिसे कहा जाता है अपहेलियन। तो उपसौर और अपसौर की घटना को समझिए। केपलर ने सबसे पहले बताया था, ध्यान देना इस चीज को, कि केपलर ने सबसे पहली बार बताया था पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी जो है वो सन के अराउंड जो मूव करती है, पृथ्वी सन के अराउंड जो मूव करती है वो सर्कुलर पाथ ना होकर वो इलिप्टिकल पाथ होता है। इलिप्टिकल मतलब हुआ दीर्घ वृत्ताकार। दीर्घ वृत्ताकार, वृत्ताकार यानी सर्किल और एक इलिप्स में यानी दीर्घ वृत्ताकार जिसे बोला जाता है, उसमें अंतर यह सर्किल में होता है, एक सेंटर होता है जिससे सबकी दूरी बराबर होती है, ये सर्किल है। इलिप्स क्या होता है, इसमें 2 सेंटर होते हैं जिसे कहा जाता है फोकी। ध्यान देना, मैथ का चीज़ है, इससे कोई खास मतलब बस समझ लो कि ये पाथ कैसा होगा। इलिप्टिकल पाथ ऐसा होता है जिसमें 2 फोकी, यानी सन इस पोजीशन पे होगा या इस पोजीशन पे होगा और अर्थ जो है वो इस पाथ पर मूव करते हुए रहेगी। तो सन और अर्थ के मोशन के बीच में ऐसा भी समय आता है, मान लो सन यहाँ है फोकी पे और यहाँ पे आपका अर्थ है जो आपकी पृथ्वी है, तो 2 बार ये घटना होती है साल में, जिसे कहते हैं हम लोग उपसौर और अपसौर। होता क्या है, अब उपसौर का मतलब यानी पेरीहेलियन का मतलब हुआ कि जब सन की दूरी अर्थ से सबसे कम हो, जो सन की दूरी अर्थ से है वो सबसे कम हो, यानी ये जो दूरी है ये मिनिमम हो, तो इस घटना को हम लोग कहेंगे उपसौर की घटना। इस घटना को कहेंगे हम लोग उपसौर की घटना। वैसे ही सन मान लो इसी पोजीशन पे है और अर्थ मूव करते करते यहां पहुंच गई, अर्थ जो है यहां पहुंच गई, तो इस कंडीशन में अर्थ का सन से जो दूरी होगा वो मैक्सिमम होगा। ये जो दूरी होगा ये मैक्सिमम होगा और इस घटना को हम लोग कहेंगे अपसौर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है।
कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि जब मिनिमम डिस्टेंस पे होगा तो उपसौर होगा, जब मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा तो अपसौर होगा। ये घटना आपके अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो कि 3 जनवरी के आसपास ये घटना होती है, जब अर्थ सन के एकदम नजदीक हो। और अपसौर की घटना जो होती है ये ऑलमोस्ट 4 जुलाई के आसपास ये चेंज भी कर सकता है। ये 3 जनवरी और 4 जुलाई चेंज भी कर सकता है, जब लीप ईयर आएगा तो ये चेंज करेगा। तो आप अप्रोक्सीमेटली मान लो कि 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है और 4 जुलाई को अपसौर की घटना होती थी। ये तो हम लोग समझ गए कि ये होता क्या है। अब समझो कि इससे फर्क कहां पड़ा, ध्यान से समझना। जैसा कि हमने अभी 10 बताया आपको परिक्रमण काल के बारे में, जब परिक्रमण हम लोग पढ़ रहे थे तो 4 फेज आया था उसमें, तो हमने बताया था कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है। तो ऐसे समझो कि 3 जनवरी का समय होगा जब सन जो होगा वो अर्थ के नजदीक होगा। तो भारत के दृष्टिकोण से समझते हैं हम लोग कि 3 जनवरी में भारत में क्या होगा। 3 जनवरी में जब आएगा तो उस समय भारत में गर्मी होगी, सॉरी ठंडा होगा, तो ठंड का मौसम होगा भारत में। और उस समय हुआ क्या, उपसौर हुआ, यानी कि सन जो है वो अर्थ के बहुत नजदीक आ गई, यानी मिनिमम दूरी पर है सन। इट मीन्स क्या हुआ कि सन से पृथ्वी को मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट मिलना शुरू हुआ। यानी इस समय सन से यानी सूरज से पृथ्वी को मैक्सिमम अधिकतम ऊष्मा प्राप्त होगी। क्यों प्राप्त होगी? क्योंकि वो बहुत कम दूरी पर है और भारत में उस समय ठंड का मौसम चल रहा है। मींस क्या हुआ कि भारत के लिए अगर हम बात करें, यानी उत्तरी गोलार्ध के लिए बात करें, तो उत्तरी गोलार्ध में ठंड थी और ठंड के समय में एक ऐसा समय आया कि जब हमें सूर्य से मैक्सिमम ऊष्मा अर्थ को प्राप्त हुआ। यानी हमारा जो ठंड होगा वो थोड़ा लिबरल हो जाएगा। क्यों लिबरल हो जाएगा? क्योंकि ठंड के मौसम में आपको मैक्सिमम ऊष्मा प्राप्त हो रही है। यानी उत्तरी गोलार्ध के लिए ठंड का मौसम आरामदायक हो जाएगा। और बात करो अब दक्षिणी गोलार्ध के लिए, जब 3 जनवरी था तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में आपका गर्मी का मौसम होगा और गर्मी के मौसम में उसे सूर्य से उस समय मैक्सिमम हीट मिला, यानी उसका जो गर्मी होगा वो और कठोर हो जाएगा। तो ये आपको यूपीएससी या बीपीएससी में स्टेटमेंट जब देता है तो आपको स्टेटमेंट में भी इस क्वेश्चन को डाल देगा कि उपसौर की घटना जो होती है, या कहो कि 3 जनवरी की जो घटना है, इस समय आपके उत्तरी गोलार्ध वाले में ठंड जो होगी वो कम कठोर होगी और दक्षिणी गोलार्ध वाले में गर्मी अधिक कठोर हो जाएगी। तो ये क्यों हो रहा है ये आप समझ जाओगे कि 3 जनवरी जो हम लोग परिक्रमण से 4 फेज पढ़े थे उसी का ये अगला कड़ी है कि जब पेरिफेलियन होगा तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा अर्थ की ओर, और जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा तो जिस गोलार्ध में ठंड होगी उसे तो आराम मिल जाएगा, बट जिस गोलार्ध में गर्मी होगी उसे बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होगी उस समय। वैसे ही अगला जो टाइम आपका आएगा वो आएगा इस समय 4 जुलाई को। 4 जुलाई को क्या पोजीशन आया? अपसौर की घटना। अपसौर की घटना जब हुई अपहेलियन, तो अपहेलियन में क्या हुआ कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी मैक्सिमम हो गई। यानी दूरी जब मैक्सिमम हो जाएगी, यानी इस कंडीशन में क्या होगा? मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा। मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट आपका ट्रांसफर होगा। तो अब सोचो 4 जुलाई जब हम लोग पहुंचे तो 4 जुलाई में अगर बात करो तो भारत में क्या होगा? 4 जुलाई मीन्स भारत में गर्मी का मौसम होगा। गर्मी का मौसम होगा यानी उत्तरी गोलार्ध में गर्मी है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? ठंड होगा। अब गर्मी के मौसम में सूरज जो है वो अधिकतम दूरी पर है, यानी कि आपको कम अमाउंट ऑफ हीट मिला, यानी आपकी गर्मी तो कटेगी क्योंकि कम गर्मी लगेगा, आपको अमाउंट ऑफ हीट कम मिल रहा है। तो भारत के लिए गर्मी जो होगा वो आरामदायक हो जाएगा। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? उसमें दक्षिणी गोलार्ध में उस समय चल रहा होगा ठंड का मौसम, और ठंड के मौसम में उसे मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट मिला सूर्य से उसे सबसे कम अमाउंट ऑफ हीट मिला, जिस कारण से क्या होगा? उसका ठंड जो होगा वो बहुत ही ज्यादा ठंड उसे लगेगी। तो हम कह सकते हैं उपसौर और अपसौर की घटना उत्तरी गोलार्ध वाले के लिए, जो भी देश उत्तरी गोलार्ध में, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में हैं, उनके लिए ये दोनों घटनाएं
काम के लिए होती हैं, उनके लिए फायदेमंद है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के लिए दोनों कंडीशन में ये घटनाएं उनके लिए डेंजरस पोजीशन पे होती है। आप देखोगे कि जब हम लोग बात करना शुरू करेंगे, इसे मिनिमम जब रहता है उपसौर की घटना, जिस समय उत्तरी गोलार्ध में ठंड रहती है और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी रहता है, तो आप देखोगे कि दक्षिणी गोलार्ध के बहुत सारे देशों में आप सुनोगे कि जंगल में आग लग गया, या वहां पे आग जो है वो अपने आप जंगलों में लगते चले जाते हैं। कारण क्या होता है? कारण यही होता है कि उस समय दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम चल रहा होता है और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा होता है सन से दक्षिणी गोलार्ध की ओर, जिस कारण से वहां गर्मी इतनी ज्यादा हो जाती है कि जंगलों में आग लगना एक आम बात हो जाती है। तो ये आपको पृथ्वी के घूर्णन से, यानी पृथ्वी के गतियों से संबंधित दो तरह की गतियां जो थी उससे संबंधित ये आपके सारे टर्म बताए गए, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, हमारा क्लास अच्छा लग रहा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।